बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुशामदीद। और हालात जो हैं वो तेज़ी के साथ रोज़ कोई नई सूरत इख्तियार कर लेते हैं। सदर का इंतखाब कल होना है 9 तारीख को। हालांकि एक पिटीशन या एक दरख्वास्त जो है इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुकी है। जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं जरदारी साहब के, या एक फ़रीक कह लें महमूद ख़ान अचकज़ई साहब, वो और फिर भुट्टो साहब का जो मामला है, उन को कौमी हीरो, सियासत का हीरो, कौमी हीरो, जमहूरियत का हीरो करार दिया जा रहा है। वजह इसकी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल बाद अपनी गलती का एक तरह से बाअल्फाज़ दीगर अपनी गलती का एतराफ़ किया है। उस पर बात करेंगे। और फिर इसी तनाजुर में ये सवाल भी बनता है कि जो मौजूदा सूरत हाल है सियासी, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जो सियासत है वो क्या भुट्टो साहब से कोई मुमासलत खाती है, या लोग बेजा उनको एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट लीडर के तौर के ऊपर पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये 2-4 मोटे सवाल हैं, इन पर गुफ्तगू करेंगे। और आज हमें बैठक में हसन मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, रहनुमा हैं। और आप इनके और भी बड़े हवाले हैं। इनकी जो गुफ्तार के मामलात हैं, वो जिस तरह ये जो हमारे समाजी मिसालें हैं वो दे के सियासत को जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं सियासी मामलात को, वो भी अपनी जगह के ऊपर बड़ी लोगों के अंदर वो पजीराई उनको मिली है। सर, आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी। और मेरा ख्याल है कि चूँकि वो मेहमान हैं, तो बात उन्हीं से हम आगाज़ करें। अगर पंजाब की रहतल की सही नुमाइंदगी किसी ने असम्बली के फोरम पे की है तो वो हसन भाई हैं। उससे बड़ी बात यह है कि उनका एक बहुत मजबूत जमहूरी हवाला है जी इस मुल्क में, और आज से नहीं है। तो वो रहतल भी ठीक है, वो शनाख्त उसका एहतराम अपनी जगह है, लेकिन जमहूरी कारकुन होना बगैर इसका ताल्लुक किसी भी सकाफी इकाई से। हाँ, मैंने तो एक दो वाक़यात ने वो नहीं भूलते मुझे। वो जो इन्होंने कहा था कि मैनू ज़ेन चो कड मैनू ज़ेन चो कड। और दूसरा वो खड़की खड़काई हर चीज़ मिल रही है। सर, ये आपने हाथ में रखिए। सर, ये बताइएगा कि एक तो भुट्टो साहब वाला जो मामला है उसके ऊपर 44 साल बाद जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस पर आपके क्या जज्बात और ख्यालात हैं? क्योंकि ना सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब वो फैसला सुनते हुए जज्बाती हुए, हम भी सब बड़े जज्बाती हुए थे वो वाली। ये बेसिकली तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि माइक मैंने आपको दे दिया है। जितने जमहूरियत पसंद हैं वो पता नहीं क्यों अपने आप को इसमें देख रहे हैं कि ये उनकी फतह हुई है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस फैसले से पहली बात तो है कि ये फैसला नहीं है, ये राय है, राय है जी। और ये 44 साल के बाद एक नाना के मुकदमे का फैसला नवासा सुन रहा है, तो इस पे तो वैसे ही एक अदलिया पे एक सवालिया निशान है कि इंसाफ में इतनी ताख़ीर जो है वो मैं समझता हूँ कि वो इंसाफ के साथ जुल्म है। दूसरी चीज़ ये है कि चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो मुकदमा था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ये नहीं चाहा कि हम किसी की कब्र का ट्रायल करें, किसी को कब्र से निकाल के उल्टा लटका दें, या किसी को भी हम सज़ा दें। हम तो सिर्फ उसमें चाहते थे कि तारीख़ की दुरुस्तगी हो और एक जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे होने चाहिए। ये अदलिया के ऊपर एक धब्बा था जिसको हम धोने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उसमें जो हमें इंसाफ मिलना था, मैं समझता हूँ वो हमें तो पहले दिन ही मिल गया था कि जिस शख्स ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को के जनाजे में चंद लोगों के अलावा किसी को शामिल ना होने दिया, जब उसका जनाजा हुआ तो वो तो एक सरकारी एजाज़ के साथ होना था, हो गया। उसे फैसल मस्जिद में भी दाखिल किया, दफन किया गया। लेकिन अगर आप देखें तो वो एक सिंध का एक छोटा सा ज़िला, पसमानदा ज़िला, और फिर उसका भी एक गांव नोडेरो,
गढ़ी खुदा बख्श जहाँ उनको दफन किया गया, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को, वहाँ पर हर साल लाखों लोग जाते हैं, अकीदतमंद होते हैं, पार्टी कारकुनान होते हैं, और वो जो पाकिस्तान के दिल में दफन है, जो पाकिस्तान के कैपिटल में दफन है, उसके बरसी पे उसकी औलाद भी नहीं जाती। तो हम समझते हैं कि हमें जो अल्लाह की तरफ से इंसाफ मिलना था वो तो हमें पहले दिन ही मिल गया था, लेकिन ये जो 40-45 साल हमें इंसाफ मिलने में ताख़ीर हुई, ये ज़्यादती थी। और उसकी हम फतह ये नहीं कहते कि वो एक जमहूरी या अवामी या उन कारकुनों की या किसी सियासी कारकुनों की फतह है। हम ये समझते हैं इससे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगी, क्योंकि मुआशरे जुल्म के साथ तो ज़िंदा रह सकते हैं, नाइंसाफ़ी के साथ ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर इंसाफ की रीत पड़ गई इस मुल्क के अंदर तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारा पीपल्स पार्टी का उस पर ये मौक़िफ़ है। चलें, बहुत शुक्रिया सर जी। क्या कहते हैं आप? सुना है आज कॉलम लिखते हुए आप भी जज्बाती हो रहे थे भुट्टो साहब पे। हाँ, मुझे इसमें उसकी वजह ये है कि ये मुकदमा नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल का नहीं था, और इसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो फरीक नहीं थी। सही। ये पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा, ये पाकिस्तान के अवाम के हक़ हाकमियत का मुकदमा था। मुकदमा था क्या? एक कू हुआ 5 जुलाई को, भुट्टो साहब को उसी तरह से कस्टडी में लिया गया जैसे बाकियों को लिया गया, रिहा कर दिया गया मरी से, गेस्ट हाउस से। 3 सितंबर को गिरफ्तार किया समदानी साहब ने, जमानत हुई 10 तारीख को। समदानी साहब को उसके बाद लंदन जाना पड़ा। 13 तारीख को दोबारा गिरफ्तार किया, को याद होगा। और ये 1974 का मुकदमा जिस पे भुट्टो साहब ने वज़ीर आज़म होते हुए एतराज़ नहीं किया था, करने चाहते हैं तो हो जाए। मुकदमा था क्या? एक साहब गुलाम हुसैन नामी अहलकार कहते हैं कि मुझे DIG अब्बास खान ने फ़ोन पे कहा है कि उन्हें मसूद महमूद ने फ़ोन पे कहा है कि उन्हें भुट्टो साहब ने कहा है। ये एक गवाही थी, और दूसरी गवाही मसूद महमूद अप्रूवर। कोई फौजदारी कानून का असूल ज़ाब्ता ऐसा नहीं है जिसे उसमें मजरूह नहीं किया गया। एक हाई कोर्ट में ट्रायल होता ही नहीं, हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट ही नहीं है। वो हुआ, मौलवी मुश्ताक साहब वाला मामला सबके सामने है। नसीम हसन शाह साहब ने ये तो वो जो पीरज़ादा साहब थे उनके मुतालबे के ऊपर हुआ था ना? कौन से वाले पीरज़ादा साहब? जो हफीज़ पीरज़ादा साहब। हफीज़ पीरज़ादा साहब जी, वज़ीर आज़म का मुकदमा जो है वो सेशन कोर्ट में चलेगा, तो उन्होंने बाद में हफीज़ पीरज़ादा साहब 1984, 85, 83, 82 में कहाँ थे? मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये हमारी सियासत के भयानक पहलू हैं। हमें ये मालूम है कि ये मुकदमा जो है बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के लोगों की कमज़ोरी का और जो रियासत के साथ गठजोड़ रखने वाले तबकात हैं उनकी ज़ोरावरी का मुकदमा। सही। और इसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो को जुडिशल मर्डर किया गया। ही वॉज रिमूव्ड फिजिकली थ्रू कोर्ट। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा अदनान मंजरेस की जी। उन्हें भी 17 सितंबर 1961 को एक फौजी जनता ने फांसी चढ़ाया था तुर्की में, और 1990 में तुर्की की पार्लियामेंट ने उस पर उनको क्लीन किया था। हमारे यहाँ सब दोस्त कह रहे हैं 44 बरस। मैं आपको याद दिलाऊं क्योंकि ये हमारे दिलों पे लिखी तहरीर है जी। ये 44 साल और 11 माह लगे हैं। सही। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील मुस्तरद की थी 6 फरवरी 1979 को, और हमारी 2 नस्लें इसमें जो है वो रायगान गई हैं। क्या वो खेल ख़त्म हो गया? नहीं। तो जूरी इज़ आउट। नहीं तो जूरी इज़ आउट। ठीक है, खेल ख़त्म हो गया, ये आपने सवाल उठाया। मैं उधर चला जाऊँ सर, अगर आप इजाज़त दें तो इमदाद साहब की तरफ, मैं फिर आपके पास आता हूँ। तो वट्टी बड़ा आपने उनकी तरफ से वो के फिर मेरी तरफ आना है, क्योंकि फिर आप लोगों ने सबने मेरे पे पेल पड़ना है। अच्छा ठीक है। नहीं, नूरुल्लाह साहब है ना, हाँ वो कर लेंगे। अच्छा, ये जो इन्होंने बात कही कि जो वो खेल ख़त्म हो गया, मेरा वही सवाल है, खेल ख़त्म हो गया? नहीं, खेल ख़त्म नहीं हुआ। ठीक, वो खेल ख़त्म मुख्तलिफ शक्लों में बाद में जारी रहा है। नहीं, मैं आज की तारीख आज भी जारी है।
ठीक है, आज भी जारी है। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा हल्का वो समझता है कि इमरान खान साहब के साथ वही खेल खेला जा रहा है। नहीं, इवन के वो नहीं, वो आप अपनी राय दें। मैं तो बता रहा हूँ कि बहुत से लोग ये बात करते हैं। अब आप अपनी राय। मैं देखिए, मवाजना कहीं नहीं बनता। ओके, ठीक है, भुट्टो शहीद जब उन्होंने अपना 4-5 साल के अंदर टूटे हुए पाकिस्तान को जोड़ा, उन्होंने तकसीम नहीं किया था मुल्क को, यानी जो नफरत की सियासत, उनसे भी कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन बाद में मुत्तफिक आइन के जरिए उन्होंने तमाम गलतियों का अजाला किया। फिर एक इलेक्शन होता है 77 का, उसमें इल्ज़ाम लगता है कि चले री इलेक्शन में चले जाते हैं, दोबारा उस तरफ वो वायदा हो गया हुआ था। उसके अलावा देखिए, उन्होंने एक भी कौमी राज फाश करने की धमकी दे के एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल नहीं किया। उन्होंने अपना मौत कबूल कर ली। उनके बच्चे काबुल में बैठे हुए थे, मीर मुर्दा और शाहनवाज। उन्होंने कहा कि जी हम जेल तोड़कर आपको आज़ाद करवाना चाहते हैं। अपने कज़न के जरिए मैसेज भेजा, और भुट्टो साहब ने जवाबी मैसेज भेजा अपने बच्चों को, वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता जिस अंदाज में उन्होंने वो जो कज़न है उनका, उनके इंटरव्यूज पड़े हुए। अच्छा जी, कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ ये है कि आप नौमी भी करवाते हैं, साइफर भी सामने लेकर आते हैं, IMF को खत भी लिखते हैं। यहाँ मसला इक़्तिदार का है। वो कहते हैं ये सारी हमारी फौज के खिलाफ सारी की सारी जिद्दोजहद। नहीं, फौज के खिलाफ नहीं है। वो कल भी कह रहे थे कि जी मैं तो इंतजार कर रहा हूँ 8 फरवरी के बाद, तो मुझसे किसी ने रब्ता ही नहीं किया। जब से मैं जेल गया हूँ कोई मुझसे रब्ता ही नहीं कर रहा। देखिए, वहाँ जाकर रब्ता भी करते थे, वहाँ जाकर कहते भी थे, लेकिन वो बंदा अपनी जगह से नहीं हट रहा था ना। ठीक है, और यहाँ मसला जो है वो इक़्तिदार का है, वहाँ इक़्तिदार का मसला ही नहीं था। और दूसरा, वो अगर चाहते या बाद में उनकी साहबजादी चाहती तो नौमी तो बहुत छोटा मामला है, पता नहीं क्या हो जाता। 10 अप्रैल 1986 को इवन उसके बाद भाइयों के जनाजे उठाने के बाद भी 18 अक्टूबर 2007 को भी कराची में एक इशारा था ना, वो सड़क किस सड़क से गुजर रहे थे, आपने कराची को देखा हुआ है। एयरपोर्ट से निकलते हुए दोनों तरफ क्या है, शारा फैसल के। लेकिन वो ये मुआवजा ही नहीं बनता। ये शख्स इंतशार चाहता है, उन्होंने इंतशार को रोका था। सही, ठीक है। और उसके बाद वो तरबियत थी ना कि MRD में असगर खान के साथ बेनज़ीर बैठ गई ना। ये कहते हैं वो कौन थे जिन्होंने कहा था कोआला पुल पे फांसी चढ़ाओ भुट्टो, मुतालबा करने वाले, उनके खिलाफ तहरीक चलाने वाले। लेकिन उसके बाद फिर उनकी जो लेगेसी थी, वो लेगेसी यही थी कि नहीं, हमने तकसीम नहीं करना। और बेनज़ीर की शहादत के बाद भी पाकिस्तान खपे का नारा लगा। तो कोई मुआवजा नहीं बनता। इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की जो जकड़बंद मीसाक जमहूरियत के बाद, 18वीं तरमीम के बाद 2008 से 18 तक कमज़ोर हुई थी, अब उसको या बीच में फिर 2014 भी आ गया, तो उसको दोबारा मीसाक जमहूरियत की सज़ा के लिए इस शख्स को लाया गया था, इमरान खान को। सही। तो मुवाजना कहीं नहीं बनता। इस्टेब्लिशमेंट की आज अगर सियासत में मुदाखलत है तो उसके अगर बाकी जिम्मेदार है कोई 10-15%, तो बाकी 80-85% इमरान खान जिम्मेदार है। पिछले 15 साल जी पिछले, मतलब मीसाक जमहूरियत के बाद। बिल्कुल ठीक है ना। मीसाक जमहूरियत के बाद हमारी असेंबली ने तसलसल के साथ अपना टेन्योर पूरा किया है, और इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में जो गिरफ्त थी वो कमज़ोर हुई थी। ऐवान सदर जी 2008 से 2014 तक कमज़ोर हुई थी। उसके बाद फिर बढ़ी है सर, धरनों के बाद बढ़ी है। उसके बाद 2018 के इलेक्शन के बाद बढ़ी है, और आज बहुत ज़्यादा है, आज बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह वो धरने हैं। उसकी वजह फिर ये 9वीं करने के बाद आप बताएं ना, कौन सा सियासतदान होगा जो 9वीं की मजम्मत नहीं करेगा, और कौन होगा जो कहेगा मैं फौज के साथ नहीं खड़ा। तो फिर अगले कारीगर हैं, उन्होंने फिर अपनी जगह मस्जिद बना दी है। सही। उन्होंने क्या कंप्लीट करके आए? कंप्लीट रजी साहब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? मैं दे रहा हूं और तीली लानी। अच्छा, हाँ मैंने पता तो ਜਿਹੜੀ तीली लानी। अच्छा जी। आपके 2 सवाल थे, एक तो भुट्टो साहब वाला फैसला, हाँ। दूसरा कंपैरिजन कर रहे हैं आप इमरान खान साहब का। भुट्टो साहब वाले फैसले के हवाले से या जो राय आई है, एक रिलीफ तो नज़र आता है, एक रे ऑफ होप नज़र आती है कि शायद चीज़ें ठीक होने की तरफ चल रही हैं। सही। अच्छा, उसकी बड़ी वजह सिर्फ एक शख्स है, वो है काजी फाइज ईसा। सिस्टम में ऐसी कोई तब्दीली नहीं आई है जिसकी वजह से हम समझे कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। हाँ। एक शख्स की वजह से आया है, इलेक्शन भी हो गए। इलेक्शन भी हो गए, सारी चीज़ें जो हैं वो एक शख्स पर डिपेंड कर रही हैं। हाँ। अच्छा, कोई भी हमेशा के लिए तो नहीं होता। काजी साहब का टर्म कंप्लीट हो जाएगी, वो चले जाएंगे, क्या फिर चीज़ें इसी तरह से कंटिन्यू कर सकेंगी?
मुझे तो नहीं लगता। दूसरी चीज़, उनके फैसले के हवाले से जो काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ था, वो एक बड़े लीडर थे, उनके साथ जुल्म हुआ, गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाकर उनको फांसी दे दी गई, ये सारा कुछ गलत हुआ। लेकिन क्या वो गैर आइनी और गैर कानूनी तरीका रुक गया उसके बाद? वो तो आज तक नहीं रुका है। वो जजेस जिसने टेलीविज़न पर बैठकर कहा कि हमने प्रेशर में एक शख्स को फांसी दी है, और इससे ज़्यादा शर्म की बात यह थी कि उन्होंने ये कहा कि सब लोग इतने मजबूत नहीं होते कि वो प्रेशर को बर्दाश्त कर, अपनी नौकरी के स्टेक पर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब वो शख्स जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस रहा हुआ है, शर्म की बात थी कि वो बैठकर ये कह रहा था कि हम अपनी नौकरी बचाने के लिए लोगों को फांसी चढ़ा देते थे। अच्छा, किसी ने नौकरी चढ़ाने के लिए फांसी चढ़ा दिया, तो किसी ने इसी तरह पकड़ के कई साल के लिए गायब कर दिया किसी को, कोई बगैर अरेस्ट वारंट के उठाए जाते हैं, तो वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। उसके लिए वो जो हम मिसाक़ जमहूरियत की बात करते हैं, हुकूमतों के तसलसल की बात करते हैं, अल्टीमेटली ये सियासी जमातों ने इस पर कुछ करना होगा। अगर वो कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इसके लिए आइडियल टाइम होता है जब हुकूमत में आते हैं। जब साल 2 साल के बाद तो उन्हें अपनी मुसीबत पड़ जाती है, और निकलते हैं जब है धक्के खा के, जूते खा के, अपनी टर्म मुकम्मल करके, जो मर्जी आप उसके लिए कह लें, उसके बाद रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि मेरे तो हाथ में नहीं था, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी। इब्तदाई चंद दिनों में जो उस दिन असम्बली में बिलावल भुट्टो साहब भी बात कर रहे थे कि हमें जुडिशल रिफॉर्म्स करनी है, हमें इलेक्शन की रिफॉर्म्स करनी है। अगर ये इब्तदाई दिनों में कोई काम कर लेंगे तो ठीक है, वरना इनके साथ उससे बुरा होगा जो आज हो रहा है लोगों के साथ और जो आज रो रहे हैं। लेकिन जो आज वाले हैं उनका अगर हम भुट्टो साहब के साथ कंपैरिजन करें तो वो बिल्कुल नहीं बनता। उसमें सबसे बड़ा वो जो अपनी तरफ से बयानिया लेके आते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी फौज। तो एंटी फौज तो हमने बहुत सारे मिलिटेंट ग्रोह देखे हुए हैं पहले, जिन्होंने पहले भी GHQ पे अटैक किया था। वो जमहूरियत पसंद नहीं है, मसला उनका तो जमहूरियत से ताल्लुक ही कोई नहीं ना। ये तो जमहूरियत का तो उनका मसला ही नहीं है। उनका तो मसला ये है कि उन्हें इक़्तिदार चाहिए। उसके लिए अगर कोई शख्स फौज के खिलाफ लड़ रहा है तो मैं उसकी क्यों हिमायत करूं? हमारा तो मसला ये था कि फौज का सियासी रोल नहीं होना चाहिए। फौज, हमें तो दुनिया की बेहतरीन और ताकतवर तरीन फौज चाहिए अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। हमें इस पर एतराज़ था सिर्फ उनके सियासी रोल पर। इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को फौज के सियासी रोल पर कोई एतराज़ नहीं है। वो तो ये कहते हैं फौज वाले हमें कंधों पर बिठाएं और लेकर आ जाएं। वो आज भी धमकी किस बात की लगाते हैं कि 90% फौजी मेरे साथ हैं। अच्छा, तो फिर रोना किस बात का? वो सियासी रोल ही है ना जिसने उनको आउट किया। पता है, देखें वो जो नहीं आउट जो हुआ था, देखें एक बड़ा पॉलिटिकल रोल था जिसमें वो पहले आउट हुए थे। वो तो उसको भी फौज का ही कह रहे हैं ना। हालांकि एक बड़ी सिंपल सी बात थी, उनका जो नंबर्स था जिस पे वो बड़े खुश है 2018 के इलेक्शन पे। का तो बड़ा क्लियर कट स्टांस है कि जब तक वो वाले ना हो साथ में, बाप का बाप। मैं उस पे वो आ जाता हूँ। हाँ। पहला उनके निकलने के 2 फेज है ना। पहला है 2022 का 9 अप्रैल का, जो अदम एतमाद के जरिए बना। अच्छा, उनकी 2018 का इलेक्शन जिसको वो बड़ा फेयर मानते हैं, क्योंकि वो उसमें जीत गए थे, उसमें जितनी सीटें थी उनकी, उसमें वो हुकूमत नहीं बना सकते थे। उन्होंने 6, 7, 8 छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलके, या वो पार्टियां उनके साथ मिला दी गई, उनके साथ उन्होंने हुकूमत बना ली। अच्छा, एक वक्त आया कि वही छोटी छोटी पार्टियों ने उनका साथ छोड़ दिया और दूसरी तरफ चले गए, तो दूसरी पार्टी की हुकूमत बन गई। ये बहुत नॉर्मल सा और एक पोलिटिकल डिसीजन था, उसमें वो आउट हो गए। वो उसको कहते हैं मुझे फौज ने छुट्टी कराई। अच्छा, हो सकता है उन्हें कुछ अंदर की बातें पता हो, जिस तरह से वो आए थे उस तरह से जाने पर उन्हें इतराज हो, तो ठीक है। तो वो अदम एतमाद एक बिल्कुल आईनी कानूनी तरीका था जिसके जरिए गए थे। हाँ, मौजूदा इलेक्शन में हर इलेक्शन की तरह इस मरतबा भी लोगों की रिजर्वेशंस हैं और वो कुछ जगह पर हो भी सकती हैं, लेकिन उसका फोरम GHQ पे अटैक करके, एयरबेस पे अटैक करके, आपके कोर कमांडर हाउस पे अटैक करके, सड़कों पे आग लगा के, लोगों को धमकी देकर ये मसले हल नहीं हो सकते। उसका फोरम है, अदालतें हैं। अच्छा, इन्होंने सबसे ज्यादा शोर मचाया कि हमें लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। सबसे ज्यादा लोग उनके इलेक्शन लड़े। हमें जीतने नहीं दिया जा रहा, सबसे ज्यादा लोग उनके जीत भी गए। अच्छा, और क्या होना चाहिए था? उनका तो मसला ये है कि बाकी सबको मार दिया जाए। वो गलियां सूंजियां ते विच मिर्जा यार, तो वो मिर्जा यार वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, चूंकि उनके साथ कुछ लोगों ने ऐसे वादे किए हुए थे, वो पूरे नहीं हो सके। उन्हें सिर्फ उस बात का रोना है। बाकी उनका एंटी स्टैब्लिशमेंट कोई वो स्टांस नहीं है। हाँ, हमारी फौज के खिलाफ तो भारत भी है, हमारी फौज के खिलाफ तो वो मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं, तो हम इस वजह से तो उसकी हिमायत नहीं कर सकते कि वो फौज के खिलाफ है। हमें तो अपनी फौज के खिलाफ कोई नहीं चाहिए। हाँ, फौज के सियासी रोल के हम खिलाफ हैं और वो हमेशा रहेंगे। सही हो गया।
लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत। हम शुरू हो जाओ। देखिए भुट्टो साहब के खिलाफ, देखिए भुट्टो साहब के साथ ना ज्यादती हुई तारीख के अंदर, ठीक, और उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस जुल्म की निशानदेही की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माफ़ी नहीं मांगी अपनी राय के अंदर। मैं माफ़ी तो मांगी नहीं मिली थी ना, राय थी। नहीं, मेरा ख्याल है कि माफ़ी मांगनी भी चाहिए थी। जब सियासतदान माफ़ी मांग सकते हैं, जब ख्वाजा आसफ कह सकता है कि मैं अपने बाप के किरदार के ऊपर शर्मसार हूँ और मैं उसकी माजरत करता हूँ, तो फिर बाकियों को भी दिल दिखाना, हौसला दिखाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम बड़ी कन्वीनियंस के साथ कुछ करैक्टर्स को भूल रहे हैं। ये वली खान साहब थे ना जिन्होंने फरमाया था कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। और जब वो मीटिंग हुई, मेरे ख्याल सहाला वाली मीटिंग थी ना, जहाँ से बाहर निकले तो वली खान साहब का ही ख्यालात है आलिया अखबारात की जीनत बने कि कब्र एक कहते बंदे दो ने। चिश्ती साहब से मिल के आए थे जी, ठीक है जी। तो ज़रा इस तरह के करैक्टर्स की भी साथ में निशानदेही होनी चाहिए। उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। अगरचे हमाकतें थी, मतलब कि पीरजादा साहब को क्या पड़ी हुई थी कि वो कहते कि जनाब सेशन कोर्ट के अंदर ये ट्रायल ना चले। किसी के इशारे पे कहा होगा ना, जाहिर है कहीं और से खेल रहे होंगे, कहीं और से उन्हें लाइन मिली होगी, तो उन्होंने कहा और उनको बकायदा ट्रैप किया गया। और ये जो ट्रैपिंग है पॉलिटिकल एलिमेंट की, हम आज भी देखते हैं, ठीक है। और मेरा ख्याल ये है कि तारीख के अंदर कुछ और भी इस तरह के वाक़यात हैं। मसलन ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद साहब जो हैं, ख्वाजा रफ़ीक शहीद मरहूम का जो कत्ल है दिन दिहाड़े पंजाब असम्बली के पीछे, वो भी पड़ा हुआ है अनअटेंडेड, ठीक है। और मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं तो सिर्फ निशानदेही कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है जनरल आसम सलीम बाजवा साहब के वालिद साहब थे डॉक्टर सलीम बाजवा साहब, उनका भी कत्ल हुआ था कराची एक्सप्रेस के ऊपर। एक बंदा उन्हें गोली मार के और नीचे कूद गया था। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की रियासत के ऊपर वो कर्ज भी फ़र्ज है कि वो कत्ल भी उसका भी जिम्मेदारों तक होनी चाहिए। भले आप कह दें कि जनाब फ़लाँ ने किया था या फ़लाँ ने नहीं किया था और जनाब ये हुआ था। फिर उसके बाद डॉक्टर नज़ीर शहीद का डीजी खान के अंदर भी कत्ल हुआ था और वो भी वैसे ही अनअटेंडेड पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे कर्जे हैं हमारी अदलिया के ऊपर जिसके हवाले से उन्हें कुछ ना कुछ कहना है। और ये वो सारे लोग हैं जो सियासी थे। और इन पे तो भुट्टो साहब पे तो इल्ज़ाम ये था ना, भुट्टो साहब वाले केस पे, कि अदलिया ने, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मर्डर किया। यहाँ पे सिस्टम ने उनके साथ ज्यादती की कि उनका केस आगे नहीं आने दिया, ऐसे कह लें आप। फिर चौधरी शुजात साहब के वालिद साहब भी मर्डर हुए थे, चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब, जिस रोड से हम गुजर के आते हैं, वो तो फांसी हो गई थी, ठीक है। अच्छा, ये बहुत सारे, ये तीन तो चलें, मान लीजिए ये उनका भी जवाब किसी ना किसी लेवल पे रियासत माजरत ही कर ले, ठीक है ना, वो भी अनअटेंडेड पड़े हुए हैं। एक बात यहाँ पे जो बात हुई ना कि जनाब अपना कंपैरिजन निकाला जाता है कि जनाब ये भी भुट्टो साहब के साथ हैं, तो उस क्लब में हैं या भुट्टो साहब की कैटेगरी में हैं, ठीक है। कुछ इकदामात भुट्टो साहब के दौर में ऐसे हैं जो इमरान खान साहब ने रेप्लिकेट किए हैं। मसलन मुखालिफ जर्नलिस्टों की आवाज़ें जो है वो आपने तो भुगती हैं, मैंने भी भुगती हैं, ठीक है, वो इमरान खान साहब ने बंद की हैं। अच्छा, उसकी कुछ मिसालें भुट्टो साहब के दौर में भी मिलती हैं। वो ह्यूमन बींग थे, मामलात को, मुल्क ताज़ा ताज़ा उनके हाथ आया था, वो भी आधा रह गया हुआ था, उन्होंने मामलात को सीधा करने के लिए कुछ ऐसे इकदामात भी किए होंगे जो कि काबिल एतराज़ हो सकते हैं कुछ एलिमेंट के लिए। कुछ लोग रगड़े भी गए होंगे, किसी का अखबार भी बंद कर दिया गया होगा, हुआ होगा ना। ये जो हैं, शायद जो कहा जाता है कि जनाब ये उसी तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो जो 2-4-5 इकदामात हों उनसे कंपैरिजन करके लोग कहते हो वो कंपैरिजन किसी और का कर रहे हैं, तुसी कोई और कर रहे हो। नहीं, मैं भी इमरान खान था, नहीं, इमरान खान के जद्दोजहद का आप अमाल का कर रहे हैं, हम उनकी सियासी जो भी जिस तरह की जद्दोजहद है, मैं आपकी इस बात को फैला रहा हूं कि हो सकता है कि वो लोग उस तरह से उन चीजों का कर रहे हों।
आप तो सियासी जद्दोजहद का कर रहे हैं ना, इन्हां दी सियासी जद्दोजहद का दी पता नहीं लोग नहीं नहीं मेरा मतलब है कादी सियासी जद्दोजहद है। वही तो मैं एक जरनैल चलो एक जरनैल दी गोद विच उतरे ते दूजे ने बिठाण तो इनकार कर दिता। मैं पंजाबी बोल रहा अज अपने उन्हां दा मौजूदगी दा फायदा चुक के हसन साहब दी हसन मुर्तज़ा साहब दी मौजूदगी दा मतलब एक जरनैल दी गोद च उतरे ते दूसरे जरनैल दी गोद च बह गए, ठीक है, फिर तीसरे ने गरूम कीता, फिर चौथे ने गरूम कीता और उस तो बाद जनाब वो कहंदे ने मैं सियासी जद्दोजहद कीती। कादी जद्दोजहद कीती यार, ठीक है ना। मेरा मतलब है कि कौन सी जिहड़ा वकला तहरीक दे विच रोंदा सी जेल दे विच, ठीक है ना, जेल दे विच 7 दिन बड़ी मुश्किल नाल कड्डे, फिर माफी मंग के नस आए उत्थों। ते ए जद्दोजहद सी यार क्यों कट्टी जा रहे ने जी, हुण किस तरह कट्टी जा रहे ने जी? ऐसां दी जेल मैनूं कटवाणी है तुसीं ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂ, है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੋ ਯਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਖਰ ਮੁਲਤਕਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੱਛ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਫੈਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਛੱਡਨੇ ਹੈ ਨਾ। गलती हर बंदे से होती है, पॉलिटिकली भी सोशली भी। भुट्टो साहब सुन लो ना, भुट्टो साहब की ओवरऑल जो है अगर उनकी वो प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाल के देखी जाए तो जो 73 का आइन है और उसके अंदर जो तरमीम है पहली 7 या 6 तरमीम जो है, मेरा ख्याल है कि उनकी बख्शिश के लिए वही काफ़ी है या उनको माफ़ किए जाने के लिए। बाकी उनकी ज़्यादतियाँ अपनी जगह के ऊपर रखें आप, लेकिन वो जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे गए जिसके ऊपर इस वक्त हमारा वफाक खड़ा हुआ है, ठीक है ना, यही काफ़ी है उनके लिए, ठीक हो गया ना। लेकिन ये उनको टोटली तौर पे एक्सोनरेट हम नहीं करना चाह रहे, उनको एक इंसान के तौर पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, नहीं एक जमहूरियत के सिंबल के तौर पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, और वो जमहूरियत का सिंबल है। नहीं वो मैनू तो समझ लग रही है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, नहीं हुण कि ਗੱਲ सिर्फ ਹੈਗੀ है कि मैं तीली लानी सी मैं ला दी। अदालत ਜਿਹੜੀ है अदालती फैसला उनके साथ ज्यादती थी कि नहीं, उस हद तक ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जनाब ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ समझ लग रही है। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल में मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ नहीं लग रही सैयद मैं अप्रिशिएट कीता है, हाँ वो लग रहा और मैं फिर दोबारा अप्रिशिएट करना। एक बात मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि भुट्टो साहब के दौर में बहुत सी गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, सियासी जमातों से होती हैं, उनको कोई क्लीन चिट नहीं देता है, ठीक है। आप तो शायद भूल गए, आपको डॉक्टर नज़ीर और ख्वाजा रफीक साहब याद रहे, मुझे तो बलूचिस्तान और KP की समनिया भी याद हैं, ठीक है ना। और जो आपने अखबारात का नाम लिया उसमें सिर्फ मुखालिफ अखबारात ही नहीं थे, उसमें तो उनके अपने दोस्तों के बलूचिस्तान की असम्बली तोड़ी थी, हाँ उस वहाँ पे फौज कशी की थी, फिर जब जवान नहीं मानते थे। हमारा मसला ये है कि हमें अहमद खान के मुकदमे का मसला नहीं है, हमें 5 जुलाई 1970 का मसला है। जी हाँ बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल। कत्ल तो उस दिन हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल। उसके आगे तो उसकी डायनामिक्स होती है डिक्टेटरशिप की, चूंकि भुट्टो साहब नॉट बच। जब वो 8 अगस्त को हसन भाई जब वो लाहौर एयरपोर्ट पे आए हैं, वो पहला मौका था कि लाहौर के लोगों ने बता दिया था कि क्या हुआ था, और उसके बाद वो मुल्तान गए हैं, क्योंकि उनको ट्रेन से तो जाने से रोका गया था, तो मुल्तान में जो है वो मसला बन गया था, मुल्तान का एयरपोर्ट इतना नहीं था मसला जो है। जी बास लोग जो कहते हैं कि वो जो लाहौर वाला जलसा था उस पे इस्तकबाल जो था, और वो जिस तरह एयरपोर्ट से लोग जो खड़े हुए थे उससे ही कुछ लोगों को तकलीफ हो गई थी। बुरी बात है, लेकिन मैं बयान कर दूं। सियासत में हमारे रहनुमा बैठे हैं, जो सियासी कारकुन ज्यादा जोर से नारे लगा रहा होता है उस पर शक करना चाहिए, जो ज्यादा जोशीला हो उस पर शक करना चाहिए। कुछ ज्यादा जोशीले लोगों ने नूरानी साहब की पगड़ी फाड़ी थी, मेरी नजर में वो एजेंट प्रोवोकेटर थे, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट पे तो कुछ नहीं हुआ था, ये मामला डेविस रोड पे हुआ था। वहां पे क्या कितना फासला था
लाहौर के एयरपोर्ट से डेविस रोड का। तो ये करवाया जाता है, ये ट्रैप किया जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की अवामी तायद में कमी नहीं आई थी। 77 का इलेक्शन उन्होंने जीता था। उसमें मैं तो ये भी कहूँगा, हसन भाई से राय भी ले लेते हैं इस पर, जिसने भी भुट्टो साहब को ये मशवरा दिया कि जान मोहम्मद अब्बासी साहब को जो है वो पेपर नामजदगी के कागज सरंजाम पर करवाने दिए जाए, उसने कोई भला किया। उसके बाद जी मैं बता देता हूँ, खालिद अहमद खर डिप्टी कमिश्नर, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर चारों वज़राए आला भी जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। इलेक्शन की साख वहीं पे ख़त्म हो गई। हाँ। उसके बावजूद अवाम में जो है इलेक्शन की साख है कौन सा, ये वाला। देखिए इसमें मैं आपसे एक अर्ज करूँ कि वो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे दोस्त इस तरफ इशारा क्यों नहीं कर रहे। हाँ। पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम में कुछ फ़र्क है। सबसे बड़ी पार्टी होने का मतलब जो है वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, और इमरान खान साहब के लिए ये मुमकिन नहीं। द गिवन सर्कमस्टेंसेस, भले उनकी पार्टी के पास तादाद में ज़्यादा सीटें हैं कि वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज में से किसी एक के साथ इत्तेहाद करें तो वो हुकूमत बना सकते हैं। ये जो शोर पड़ा है फॉर्म 47 देखे ना, मतलब भाई उसके लिए उसके लिए जो है वो एक मिनट, वो 1,60,000 हैं फॉर्म 45, ठीक है। तो उसमें उज़रदारियाँ होती हैं, क्यों जी अपना कासिम सूरी साहब स्टे पे 4 साल नहीं रहे। हाँ जी रहे, और भी बहुत से लोग हैं, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, मसला एक मिसरे पे ख़त्म करें। मैं देख रहा था बिलावल साहब को, वो एक मासूम इस लिहाज से, वो पाकिस्तानी जो मिजाज है भी उसमें पूरी तरह से वो घुले मिले नहीं। यहाँ वाली जो एक हमारे अंदर नाइंसाफ़ी की वजह से हमारे अंदर जो गिरावट आ जाती है ना, वो भी नहीं आई। तो इस बंदे की आंख जल्दी भीगती है ना, उसकी आंख भीग गई। उसका बाप जेल में, और ये बच्चा जिस उम्र में बच्चे बागों में खेलते हैं, ये जेल जाता था जी। 8 साल की उम्र में उसने अपने मामू का जनाजा देखा है। 19 साल की उम्र में उसने अपनी माँ का जनाजा उठाया। अक्सर हुसैन जाफरी साहब का मिसरा है, तख्त से ईसा कब उतरेगा, तख्त से ईसा कब उतरेगा, कब तक वो माँ अपने पिसर के हरफे दुआ का पेश अदालत बिर्द करेगी। हरफे मलामत कब हटेगा। ये मसला तख्त से ईसा के उतरने का है, और वो ईसा हमारे मुल्क के अवाम हैं। मसला वो नहीं है जो मेरे भाई जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये मसला जो है ये 24 अक्टूबर 1977 को मुकदमा शुरू नहीं हुआ, ये 5 जुलाई 1977 को शुरू हो गया था। सही, बिल्कुल सही। एक छोटा सा सिर्फ ऐड कर दूं, जो उन्होंने रेफरेंस दिए 2-3, ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद साहब और जनरल आसिम सलीम बाजवा के वालिद साहब और दीगर लोग। अच्छा, इस तरह के और बहुत सारे केसेस हैं। वो सानिया साहिवाल, वो मासूम बच्चों के सामने जब उनके वालिदैन को मार दिया गया। अच्छा, उसमें सिर्फ फ़र्क ये मेरी अर्ज़ सुन लेना, मैं ये कह रहा हूँ ना, हाँ मैं यही कह रहा हूँ, ये सारे कर्ज हैं रियासत के सर पर और हुक्मरानों के सर पर। अच्छा, वो कोई भी पार्टी हो, अगर वो इन छोटे छोटे केसेस को, जिनको हम छोटे कह रहे हैं, कोई छोटा नहीं होता। एक इंसान की जान, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। हमारे लिए वो नंबर हो सकता है, शायद उस फैमिली के लिए वो ज़िंदगी होती है, वो कायनात होती है। अगर हमारी हुकूमतें, हमारी सियासी जमातें उन एक एक केसेस को सॉल्व नहीं करेंगे तो भुट्टो केस होते रहेंगे। सही सही। शाह जी, आप ये बताएं, आप आखिरी में आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ, ये जो एक मुमासलत पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ही करते हैं कि जी भुट्टो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, अब इमरान खान भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, भुट्टो को भी सजाए मौत दी गई, अब क्या इमरान खान को भी इंसाफ 44 साल बाद मिलेगा या 45 साल बाद, इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर इनके लोग कर रहे हैं। आप एक जमात पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, रहनुमा हैं, आप बताएं कि आपको इमरान खान साहब में और भुट्टो साहब में कोई मुमासलत नज़र आती है कि रियासत का सलूक दोनों के साथ एक जैसा है? देखें इमरान भाई, मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब के हालात और इमरान खान साहब के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सही। भुट्टो साहब का जो सियासी कद काट था वो किसी की वजह से नहीं था। उनकी ग्रूमिंग एक सियासी ख़ानदान में हुई। वो उनके बुज़ुर्ग जो थे वो उससे पहले वज़ीर आज़म रह चुके थे। वो एक सियासी आदमी था।
उसने जब अयूब की कैबिनेट से अपनी सियासत का आगाज़ किया तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि वो अयूब की उंगली पकड़ के आया था। उसने अयूब के इक़्तिदार को छोड़ा, अवामी सियासत में हिस्सा लिया और अवाम के ज़रिए इक़्तिदार में पहुंचा। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी कलील सी हुकूमत जो 4-4.5 साल की बनती है उसमें इस मुल्क के अंदर जो तरक्की की बुनियाद रखी, जो इंसानी हकूक़ की बुनियाद रखी, वो मिसाल नहीं मिलती इस मुल्क के अंदर। दूसरी तरफ जो खान साहब हैं उनका अगर आप मुवाजना भुट्टो साहब से करें तो वो तो आए ही एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के, और फिर जब एस्टेब्लिशमेंट से अलहदा हुए तो वो एक जर्नैल के नापसंदीदा हो गए और दूसरे ने गोद में बिठाने से इनकार कर दिया। तो वो उस पे वो उन्होंने साइफर भी लहरा दिया, उन्होंने IMF को ख़त भी लिख दिया, उन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ 9 मई जैसे वाक़यात करने भी शुरू कर दिए। उन्होंने सियासी और जमहूरी क़ुव्वतों को कमज़ोर करने के लिए जो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवील जद्दोजहद के बाद जो स्पेस हमें मिली, जो 18वीं तरमीम की शक्ल में मिली, जो NFC अवार्ड की शक्ल में मिली, जो सूबाई खुद मुख्तारी और शनाख्त की शक्ल में हमें मिली, उन्होंने तो एक 9 मई के झटके में हर चीज़ वापस उन्हीं की गोद में डाल दी। आज हम फिर वहीं खड़े हैं जहाँ पे हमने बीबी शहीद करवाई, आज हम फिर वहीं पे खड़े हैं जहाँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद करवाया, आज हम फिर वहीं खड़े हैं जहाँ पे एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर 300 हमने जनाजे उठाए। आज फिर हम उसी दहलीज पे खड़े हुए हैं और आज फिर हम देख रहे हैं कि हमारे हकूक़ जो हैं वो सलब हो चुके हैं, कैसे वापस लेंगे। आज हमें बीबी भी नहीं है, आज हमारे में भुट्टो भी नहीं है, आज हमारे वो तमाम शोहदा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन जो है वो आज की क़यादतों से ज़्यादा फ़हम फ़रासत रखने वाला सियासी कारकुन था। आज वो लोग हमारे में नहीं हैं और आज वो किसकी वजह से? इमरान खान साहब की वजह से, इमरान खान साहब की इंतशार की सियासत की वजह से, सही, इमरान खान साहब की नाअक़बत अंदेश पॉलिसियों की वजह से। तो किस तरह हम ये मुवाजना कर सकते हैं? हाँ, इमरान खान साहब के साथ जो ज़्यादती हुई, हम आज भी कहते हैं, हम पहले भी कह रहे हैं कि उसका बिल्कुल मावराए अदालत नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए और 40 साल बाद नहीं मिलना चाहिए, 40 दिनों में मिलना चाहिए। हम तो मुतालबा कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि उनको इंसाफ ना मिले, उनको इंसाफ मिले, लेकिन उसका मुवाजना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ना किया जाए। चलो मैं एक बात करना मेरा ख्याल है कि अब अगले में करेंगे बात। मैं ज़रा चंद जुमले टाइम देख लें। नहीं, मेरा इसी से मुतल्लिक है ना, ज़रा एक मिनट। अच्छा, वो मैं मुख्तसर वो ज़रा अगर इंटरप्ट नहीं करेंगे। देखिए, भुट्टो शहीद के लिए सिंध असेंबली की करारदाद आई, उनको कौमी जमहूरी पंजाब असेंबली की करारदाद आई और बलूचिस्तान असेंबली में भी मेरा ख्याल आने जारी करारदाद, कौमी असेंबली में भी आएगी, सेनेट में भी करारदाद जमा हो चुकी हुई है। देखिए, भुट्टो का मुकदमा अदालत ने जिस तरह जो साहब कह रहे थे माफ़ी मांगी नहीं मांगी छोड़ दिया। अब ये हुकूमत का और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, पार्लियामेंट कानून साजी करके उस फैसले को उड़ा दे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक जो है हसन मुर्तज़ा साहब जो हैं वो जब नज़र आते हैं तो फुलझड़ियाँ सी छूटती हैं, तो एक मैं इन्होंने मौजूदगी का फ़ायदा उठा के एक लतीफ़ा के रिजेंबलेंस की ये है भुट्टो साहब दी इमरान खान दे नाल है। वो जी गिद्दड़ आए तो वो इकट्ठे हो गए एक जगह ते, तो उन्हें आख्या कि यार शेर दियाँ भी 2 अखियाँ हैं, साड़ियाँ भी 2 हैं, एक ओदी भी दुम है। तो जो शिकार ते झपटता है तो हवा विच लहरानी शुरू हो जाती है, असी भी साड़ी भी दुम लहराती है, तो असी क्यों ना शिकार करिए? शेर आंदा इत्थे आंदा मझ शझ ढा के लै जांदा, तो असी भी क्यों ना काम करिए। खैर वो एक विचों उन्होंने फन जिहा तैयार किया गिद्दड़ जिहड़ा सी, उस आख्या हुण तुसीं मैनूं दसना है, मेरी अखां लाल हो गई ने जिवें शेर दियां होंदियां ने, हाँ हो गई ने, मेरी दुम हवा विच लहरा रही, हाँ लहरा रही है, मेरे जिसम के उत्ते अकड़न पै गई, उन्हें कहा हाँ पै गई है। वो साल मारी मझ के उत्ते, मझ ने अहीं सर किया, ओ पिया कहंदा ना मेरियां अखां लाल ना मेरी दुम हवा विच आई, तुसां मैनूं मरवा दिता। ते सर वो लोग ने जेड़े कह रहे ने कि इमरान खान भुट्टो नाल मिलदा, नहीं आप ही ज्यादातर कह रहे ने,
तो अगला जो है सेशन जो गुफ्तगू होगी, अजान शुरू हो गई है, ख़त्म फ़ौरन करते हैं, उसमें हम गुफ्तगू करेंगे आइंदा इंतखाबात, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, सदारती इंतखाबात और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पर इमरान खान साहब का रद्द अमल वो क्या था, और बाकी भी दीगर मामला हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। अभी आप ये देखें। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद। और इस नशिस्त में हमने जो इश्यूज डिस्कस करने हैं वो है कि फ़ौज ने एक बार फिर कहा है, रजी साहब को एतराज़ होगा इस बात के ऊपर कि नहीं छड़ांगे, किसन नहीं छड़ांगे। 9 मई जिन्होंने किया है ना ये भूल सकते हैं, ना ये बुलाया जा सकता है। अंसार अब्बासी साहब की खबर भी आ गई है कि आर्मी नहीं, ये गल हो रही है, ये गल हो रही है। अच्छा, तो एक तो ये है, और उसके बाद हैरान कुन पेशरफ्त है इमरान खान साहब की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक कर, मैं तायद करना तुम जो कह रहे हो। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਬੁਗਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ ਖਾਦੇ ਨੇ 12 ਐਡੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੂਣ ਪਾ ਖਾਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਚਲੋ अच्छा, और दूसरा जो है वो सदारती इंतखाब। और यानी मैं सिर्फ मेरी जो है ना ये क्यूरियोसिटी वो ये है कि सदर का ओहदा क्या इतना अहम है कि उसके लिए बहुत तगदो की जाए। यानी एक होता ना कि पावर इख्तियारात कोई वो है, सदर दे ओहदे वास्ते एडी कैंपेन एदी वजह वैसे समझानी चाहिए कि जरदारी साहब जो हैं पीपल्स पार्टी। अच्छा, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि उन पे कोई एतराज़ है, मैं सिर्फ वजह समझना चाह रहा हूँ। एक ही हो सकती है। देखिए, फेडरेशन में जो सरबराह ममलिकत है वो वफाक का निशान है। हाँ, सुप्रीम कमांडर कोई भी हो। एक मिनट। अब उसके हमारे पास 2 नमूने हैं। एक नमूना है, नमूना से छेड़ के कह रहे हो? नहीं सीरियस। अच्छा, स्पेसिमेन कह लीजिए, मॉडल कह लीजिए। मैं नमूना क्यों कहूँगा। हाँ। एक है गुलाम इसहाक खान साहब का, हाँ, फारूक लगारी साहब का, हाँ, और उससे पहले ज़ियाउल हक साहब का। वो तो बड़ा जबरदस्त नहीं, तो गुलाम इसहाक खान साहब, फारूक लगारी साहब। हाँ, अच्छा, एक वो है। एक है रफ़ीक तालर साहब, ममनून हुसैन साहब और आरिफ अलवी साहब। मेरी राय में 77 के बाद, बल्कि उससे भी पहले 73 के आइन से आप अगर ले लें, अगर सदर के ओहदे के साथ किसी एक दफ़े इंसाफ हुआ है तो वो 2008 से 2013 तक असफर जरदारी साहब ने किया है। पहला तो वो तो बड़े पावरफुल सदर थे ना, इसलिए नहीं सरेंडर की उन्होंने। तो मेरे भाई ये तकाजा था इनका। हाँ, नहीं बिल्कुल था। ये रेस्टोरेशन ऑफ द जेन्युइन स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी। हाँ। पार्लियामेंट्री तशख़्ख़ुस बहाल किया, क्योंकि 8वीं तरमीम में ज़ियाउल हक साहब ने एरोगेट की थी पावर्स जी, जो वज़ीर आज़म की थी जी, ठीक है। और 2003 में 8वीं तरमीम, बल्कि सदर को उन्होंने वो चौधरी बना दिया था ना। मैं मैं ठीक है, नहीं जलाल बना दिया था, तलवार हाथ में दी थी। हाँ, वो तो 58(2)B जो थी। हाँ, ठीक है ना, हो गया ना। तो मेरी राय में इसकी अहमियत ये है कि ये फेडरेशन को समत देता है ये मनसब जो है। ठीक है ना। तो वो अब मुझे बताइए कि 2008 से समत दे चुके ना। नहीं, अभी करने का काम बहुत रहता है। नहीं, वो रोक देन ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। मैं गुस्से में नहीं आ रहा। अंडे में खादे नहीं नमक पा के। मेरे भाई मैंने कब ये कहा है? क्या मुझे इस बात की इजाजत नहीं कि मैं सुमरो साहब का एहतराम करूं? नहीं, सुमरो साहब का आप जरूर एहतराम, आपको ये इजाजत नहीं। सुमरो साहब जो है ना वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। अंडे मैंने खाए हैं, गुस्सा आपको कह रहे क्या आ रहा है। माफ कीजिएगा, मेरे से जितना मैं यानी मुझे कोई क्या ब्लैकमेल करेगा। दोबारा इस उम्र में तो क्या ही करेगा। जी हाँ। अच्छा, सीरियस नोट, आप चंद दिन छोटे हैं। चलो सर गल करो। मेरे भाई आपको डिट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि पार्लिमानी निज़ाम के
जो टेम्पलेट है, उसमें अगर दो जमातें जो हैं वो पार्लियामेंट में इत्तेफाक कर रही हैं तो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है और दूसरी पार्टी से अगर सदर लिया जाता है तो ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है। ठीक। और एक मैं और बात आपसे करूँ कि यहाँ तो ये होता रहा कि पंजाब बल्कि सिर्फ लाहौर ही से सदर, वहीं से चेयरमैन सेनेट, वहीं से वज़ीर आज़म, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वहीं से इवन चीफ मिनिस्टर भी। तो मुझे तो इसमें जो है वो आई थिंक के आसिफ अली जरदारी हमारे मुल्क के 2 या 3 बहुत ही जहाँ दीदा ठंडे मिजाज के तदब्बुर वाले सियासतदानों में से एक है। 11 साल उस शख्स ने जेल काटी है बगैर कन्विक्शन के। और उसके बाद आप 2008 से ख़ास तौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो किरदार उन्होंने वफाक के लिए अदा किया और जो नवाज शरीफ साहब को आमादा करके किया कि आप इंतखाब में हिस्सा लें, अगर 2008 में नवाज शरीफ इंतखाब में हिस्सा नहीं लेते तो क्या वो 2013 में इंतखाब जीत सकते थे? नहीं। तो मेरी राय में ना तो वहाँ पे एक जाबर शख्स होना चाहिए जो अख्तियारात का हरीस हो और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता हो और ऐवान सदर को जो है वह साजिशों का मरकज़ बनाता हो, और ना वहाँ पे कोई ताबे मुहमिल सदर चाहिए। ममनून सैन जैसा, रफ़ीक तार साहब भी। हाँ ठीक। अगरचे ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं तो जो है वो मतलब एक कदावर सी शख्सियत चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी चाहिए वहाँ पे। जी सर। वो जो आपका सवाल है ना, हाँ जी, आज अपना उनका हुआ गार्ड ऑफ ऑनर आरिफ अलवी साहब का जी, कल आज जरदारी साहब चुप-चपीते चले गए। चुप-चपीते। आसिफ जरदारी का सदर होना इसलिए ज़रूरी है कि आप ये अलवी साहब का टेन्योर देख लें। उन्होंने क्या क्या आइन तोड़ा, हाँ, अपने लीडर को खुश करने के लिए आइन तोड़ा। उन्होंने कौमी असेंबली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने आइनी तौर पर बने हुए वजीर आजम से हलफ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने काबीना से हलफ लेने से इनकार कर दिया। वो कौमी असेंबली का और सेनेट का इजलास चल रहा होता तो ऑर्डिनेंस जारी कर रहे होते थे। ठीक। सदर का बेशक सदर के पास कोई उस तरह अख्तियारात नहीं है, हाँ, लेकिन अगर सदर चाहे तो फिर वो इस तरह की हरकतें भी कर सकता है। लिहाजा जो वजाहत साहब ने बात की ना कि आसिफ जरदारी स्टेट को डिफंक्शनलाइज कर सकते नहीं, सिर्फ कागज क्रिएट करना, आप कर कुछ नहीं सकते। आप हाँ, आपने आप सिर्फ और टेस्ट सिर्फ खराब कर सकते हैं। हाँ, मजाक किरकिरा करना, हाँ, मजाक किरकिरा करना। और एक देखिए आप, हम जो मुल्क है ना, हम यहाँ पर एक छोटी सी खबर से स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाती है। छोटी सी खबर से सियासी अदम इस्तेहकाम आ जाता है। खबर में कितनी सदाकत हो ना हो, फिलहाल तो हलाला मच जाती है ना। तो वहाँ पर आप फारूक लगारी को नहीं बिठा सकते, वहाँ पर आप गुलाम इसहाक खान को नहीं बिठा सकते, वहाँ पर आप इवन ममनून हुसैन साहब को भी नहीं बिठा सकते। और ये जो इस वक्त फर्जाइल किस्म की कंडीशन है कि पता ही नहीं है, मतलब असेंबलियाँ जो है वो अभी से असेंबलियाँ बनी नहीं थी, और टॉक शो जो प्राइम टाइम के टॉक शो थे असेंबलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी या नहीं, ये सवाल उठ रहा था। हाँ। तो तब फिर आसिफ जरदारी साहब उठ नहीं रहा था, उठाया जो भी उठाया जा रहा था। तो आसिफ जरदारी का सदर होना, जिन्होंने अपने तमाम अख्तियारात पार्लियामेंट को दिए बगैर मांगे, जिन्होंने पार्लियामेंट को बगैर मांगे पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया, तो आसिफ जरदारी पाकिस्तान के वाहिद सदर हैं, वाहिद सदर जिनके लिए अगर हम कह सकते हैं कि जिन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर और जमहूरियत के ऊपर एहसान किया। बाकियों ने तो साजिशें की है, तो नहीं, वो उसके बाद 58 भी नहीं, वो उस तरह नहीं ना था। इन्होंने दिया 58 भी, वो तो 58 के बगैर वाले सदर थे ना, वो 58 के बगैर वाले सदर थे। और इवन 58 इसके पास भी नहीं था, अलवी के पास, फिर भी साजिशें करता रहा, फिर भी आइन तोड़ा। तो लिहाजा ये ज़रूरी है, अगर पाकिस्तान ने और जमहूरी सिस्टम ने आगे बढ़ना है, तो आसिफ जरदारी साहब जब बैठेंगे ना हमारे सदर में, तो फिर वो जो बहुत ख्वाहिशमंद है ना कि हमारे पास ये भी अख्तियार हो, हम ये भी हमारी मर्जी से हो, ये भी हो, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें चेंज होना नज़र आ जाएगा, चेंज होना। अब तो खैर मेरा ख्याल इनको 2/3 भी मिल जाएगी मखसूस नशिस्तों के बाद, तो फिर बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। सही। वैसे देखिए, जितनी पॉलिटिकल स्पेस, गुस्से नहीं, मुस्कुराते हुए बात, जितनी पॉलिटिकल स्पेस
हमारी सियासी कुव्वतों ने सरेंडर की है पिछले दिनों, ख़ासतौर पे 2018 के बाद। अब उस पॉलिटिकल स्पेस को रीगेन करने की एक जद्दोजहद होनी है, एक मूव होनी है, ठीक है, और होनी भी चाहिए। ठीक है, हम ये एज ए डेमोक्रेट उनसे ये तवक्को करते हैं कि विदाउट गेटिंग इनटू द कन्फ्रंटेशनल मोड, यस, मतलब दीवार को टक्कर मारने से बचे बगैर, ठीक है, टक्कर मारने के बगैर 8 से 13 की तरह है, 8 से 13 आप आहिस्ता आहिस्ता वो पॉलिटिकल स्पेस गेन करेंगे। हम ये तवक्को रखते हैं, हमारी खुशफहमी, ठीक है। ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान की 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का 2 अहम आईनी ओहदों के ऊपर मौजूद होना बहुत जरूरी है। सही। और डिस्टिंक्शन रहे कि जो इनकी टांगें खींच रहे होंगे वो इस मुल्क के अंदर वो स्पेस सरेंडर करने के जिम्मेदार हैं, और वो गैर जमहूरी अनासर जो कहते हैं कि मर जाऊंगा इनके साथ मिल के बैठ के बात नहीं करूंगा, ठीक है। और वो जमहूरी और आमरीत हमेशा भी फाशिज्म जमहूरियत का चोला पहन के जाता है, ये तारीख बताती है। लेकिन मैं आपको एक खबर देना चाहूँगा, बिस्मिल्लाह। और वो खबर ये है कि ऑफ द रिकॉर्ड कुछ जर्नलिस्टों से जनाब अलवी साहब ने मुलाकात की है। अच्छा, मैंने उनमें से एक जर्नलिस्ट को पकड़ लिया जो कि PMLN के करीब समझे जाते हैं। अच्छा, उन्होंने भी मिल लिया? उन्होंने भी मिले, 3 दाने सन जिन्होंने बुला के मिला। और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने, अच्छा, फिर मैंने दूसरे से तस्दीक भी की तो उसने कहा हाँ ये बातें दुरुस्त हैं। तो बातों का क्रक्स ये है कि इस मुलाकात के अंदर अलवी साहब जो हैं वो ये शिकवा करते हुए पाए गए कि हमारी हर रिकॉन्सिलिएशन की जो मूव होती थी, जिसके ऊपर एट वन स्टेज ऑफ टाइम एस्टेब्लिशमेंट भी राजी हो गई थी, वो इमरान खान साहब ने सैबोटाज की। अच्छा। और मुझे भी शर्मिंदा करवाया, लेट डाउन किया, झूठा पड़वाया उनके सामने कि इनसे मैंडेट लेके मैंने उनसे बात चलाई, ठीक है, जिसमें इमरान खान साहब का जेल से आना और बाहर जाना शामिल था। उन्होंने कहा कि ठीक है, गो हेड। तो बाद में ये साहब जो थे ये बैकआउट कर गए। इन्होंने एक 1 पॉइंट एजेंडा रखा, नहीं अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। अच्छा। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि जनाब मेरा इलेक्शन चोरी हुआ है, मुझे मेरा इलेक्शन वापस किया जाए, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बहाल किया जाए। अगर वो इस पे तैयार हैं तो हम बात कर सकते हैं। IMF को भी तो यही कहा था ना, 30% ऑडिट करवाए और हमें हमारी सीटें वापस दिलवाएं, फिर बात करें। जी, मतलब हुकूमत दिलवाए। ये उन्होंने, अच्छा, IMF को कहने से पहले ये बात वो एस्टेब्लिशमेंट से कह चुके थे, ठीक है, कि जनाब आप हमें बहाल करवाएं। अच्छा, मैं इस खबर की क्रेडिबिलिटी को 100% नहीं मान रहा, लेकिन मैं 0 भी नहीं मान रहा। मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात उसने कहा, उनका ये भी कहना है। अच्छा, इस गुफ्तगू के अब डिराइव्ड मीनिंग क्या है? इस गुफ्तगू के डिराइव्ड मीनिंग ये है कि अलवी साहब अपना मुस्तकबिल उस पार्टी में नहीं देख पा रहे। अदरवाइज तो वो ऐसी बात मुंह से ना निकालते, ठीक है ना? ठीक। अच्छा, फिर नून लीग के हामी समझे जाने वाले जर्नलिस्टों के सामने तो बिल्कुल भी ना निकालते, ठीक है ना? सही। मतलब कि इसका मतलब है कि मैसेजिंग वो कहीं और कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, और इमरान खान साहब को बुरा भला कह के वो कहीं पे अपने नंबर बनाना चाह रहे हैं, और ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तो आपकी खिदमत में हाजिर था, लेकिन ये उसने काम खराब कर दिया। आपको अगर पता है तो फिर आप चुप कर हैं जी। हाँ, तो ये है सूरत हाल। तो मैंने कहा कि मैं ये साथ में इजाफा भी कर दूं, भाई इसके ऊपर अगर कोई बात करना चाहे तो जरूर। सदारत के हवाले से जितनी बातें हो रही है, मुझे लगता है कि कहानी कुछ और है। अच्छा, जो कहते हैं ना, गल कुछ हो रहे। हाँ। अगर तो सिस्टम को चलाना है और आरिफ अलवी मॉडल से बचना है कि जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, आरिफ अलवी साहब ने जिस तरह से कुछ चीज़ों पे डिस्टर्बेंस क्रिएट की, हाँ, तो फिर ममनून हुसैन मॉडल बेहतरीन है। हाँ। देखा ना, एक मुंतखब हुकूमत है, वज़ीर आज़म है, काबीना है, वो अगर सदर सिर्फ उनके कहने के मुताबिक और उनके अहकामात के मुताबिक चलते रहें या उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलते रहें, फिर तो किसी दूसरी पार्टी के सदर की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी पार्टी के सदर की सूरत में तो गुंजाइश है
कि कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ सकती है हुकूमत की मर्जी के मुताबिक, ठीक है, सही हो या गलत हो उससे अलग हट के रुकावट आ सकती है हुकूमती मामलात में। तो इसका मतलब बात ये नहीं है। सही। और अच्छा, पीपल्स पार्टी को साथ रखना हो, सिर्फ साथ मिलाना हो, तो उनको वजारतें ज़्यादा अच्छी दी जा सकती थी, जिनमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने का मार्जिन है पार्टी के लिए, जिसका क्रेडिट भी लिया जा सकता है। सदर के ओहदे पर तो करने के लिए बहुत सारे काम नहीं है अब, तो इसका मतलब यह है कि ये कुछ और चीज़ें, ये वो एक डिज़ाइन के तहत हो रहा है सारी चीज़ें, जिसमें डिज़ाइन ये था कि अब ये दोनों पार्टियां मिलकर अगली हुकूमत चलाएंगे। अच्छा, वजारतें लेने की सूरत में बाज़ लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी वक्त भी छोड़ भी सकती थी। पीपल्स पार्टी चाहे वजारतें छोड़ दे लेने के बाद, लेकिन पीपल्स पार्टी सिस्टम को डीरेल नहीं करना चाहती। 2014 में जब बेहतरीन मौका था नून लीग की हुकूमत को गिराने का, और वो एक धरना और रोज़ वो उंगलियां खड़ी की जा रही थी अंपायर की और कब्रें खोदी जा रही थी, तब पीपल्स पार्टी थी जिसने सिस्टम को बचाने के लिए पार्लियामेंट में आए और उन्हें कहा हम निज़ाम को चलाएंगे आगे, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी का मकसद हुकूमत गिराना तो उस वक्त भी नहीं था। तो अब तो वैसे ही वो बड़ा सोच समझ के ये फैसला करके आ रहे हैं कि हमने इस सिस्टम को चलाना है, ना सिर्फ पार्लियामेंट की कंटिन्यूटी होगी, हुकूमत की भी कंटिन्यूटी होगी, सिस्टम की कंटिन्यूटी होगी। तो ये सिर्फ वो आरिफ अलवी मॉडल और उस मॉडल का मसला नहीं है, उन दोनों ने मिलकर बड़ा सोच समझ के फैसला किया है। इसके क्या असल मामलात होंगे वो तो वक्त आने पर सामने आएगा, और अभी बहुत सारे लोगों की इंडक्शन भी होती रहेगी। जैसे आज से खबरें आ रही हैं, मोहसिन नकवी साहब के बारे में खबरें आ रही हैं, उससे पहले भी कुछ लोगों की खबरें आती रही हैं, सरफराज बुगटी साहब का जिस तरह अचानक वो सारी मूव चली है। तो ये एक ना बड़ा मॉडल है, ये सिंपली ये नहीं है कि वो आ गया तो बस हुकूमत कर रहे हैं, उसको 4 मिनिस्ट्री उसको दे दें, 6 उसको दे दें, ये इस तरह से मॉडल नहीं है। उसमें पीपल्स पार्टी, मैं अभी भी समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को कैबिनेट का हिस्सा बनने की गुंजाइश है, जो उनके पार्टी के बाकी लीडर्स भी चाहते हैं। बिलावल साहब का इस हवाले से स्टांस मुख्तलिफ है, लेकिन शायद जब आसिफ जरदारी साहब खुद सदर बन जाएं तो मुमकिन तौर पे पहले मरहले में ही चीज़ें कुछ और भी वो हो जाएंगी। तो जिस तरह से और खबरें आ रही हैं, इस तरह से ये भी एक नई खबरें होती है ना अचानक, तो इस तरह से ये भी नई खबर आ सकती है। लेकिन सारी चीज़ों का एक ही वो नतीजा जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि ये दोनों पार्टियाँ बड़ी संजीदा हैं कि बेहतर तरीके से अफ़ाम व तफ़हीम के साथ सिस्टम को आगे लेके चला जाएगा, और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। MQM भी साथ शामिल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो नाराज़ी नज़र आ रही है कि मैं पार्लियामेंट से बाहर भी हम वो कर सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं, वो भी इसी वजह से कि पार्लियामेंट में उनकी अददी अक्सरियत हुकूमती इत्तेहाद की ऐसी है कि किसी पार्टी को उन्हें ब्लैकमेल करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस हवाले से सिंपल सा है कि सारे मिलके चलेंगे और बेहतर तरीके से और मुस्तहकम हुकूमत चलाएंगे। एक तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ममनून साहब वाली जो बात पाही नूरुल्लाह ने कही ना, वो मौजूदा सूरत हाल पर मुंतबिक इसलिए नहीं होती कि 2 बड़ी जमातों को मुनक़सिम मैंडेट मिला है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द स्टेट को अगर अलग अलग पार्टियों से हो तो वो निज़ाम के लिए बेहतर अमन है, ठीक है, अच्छा शगुन है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, मैं भाई रिजवान रज़ी से बहुत एहतराम के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करने की जसारत करूँगा। हमें 2 टोक तरीके से किसी भी सियासी जमात को, और ख़ास तौर पे एक ऐसी सियासी जमात जो कि 90 के करीब सीटें लेके नेशनल असम्बली में आई है, हमें गैर जमहूरी नहीं कहना चाहिए। देखिए, हमने इस मुल्क में इस तरह की कैटेगोरिकल नफ़ी और डिनाइल के नुकसानात उठा रखे हैं। हमें जितना जिसका मैंडेट है उसका एहतराम देना चाहिए। और मेरी ये राय है कि जिन लोगों के सर में ये खन्नास था ना भाई रिजवान, कि 3rd फोर्स होनी चाहिए, ये लोग बारियां क्यों लेते हैं, मेरे ख्याल में उनका मॉडल फेल हुआ है। ये 2 सियासी जमातें, इनका अलग अलग तशख़्ख़ुस है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज या मुस्लिम लीग कह लीजिए, ये कभी भी एक जमात नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन कितनी, मेरी राय में ये अच्छी बात है कि वफाक के लिए और सिस्टम को चलाने के लिए वो तो आपस में इत्तेहाद कर रहे हैं, और जिनके पास उनसे ज़्यादा सीटें थी वो चूँकि जमहूरी कुफ्तों से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको अपोजिशन पे बैठना पड़ेगा। अब इसमें मुझे इसमें क्या नज़र आ रहा है, मेरा ये कहना है कि इमरान खान साहब की नफ़ी की जो इंतशार की जो सियासत है, इट विल नॉट गेट PTI एनीवेयर।
एंड सिंस लोगों के स्टेक्स होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, तो उनके जो हामी हैं वो भी, जो उनके इलेक्टेबल्स हैं या जो डायरेक्टली इलेक्टरल प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं वो भी, आई बिलीव कि अल्टीमेटली हम एक कदम आगे बढ़े हैं बाई पार्टीजन सिस्टम की तरफ। हमें अपने मुल्क की आबादी के इतने बड़े हिस्से को जिन्होंने पीटीआई को वोट दिए, हमें उन्हें अपने जस्ते इज्तिमाई से मुनफिक नहीं करना चाहिए, मेरी ये राय है। सही। अच्छा, मैं नहीं कर रहे उनको उसमें, मैं मनफी नहीं कर रहा, पहले तो ये मैं बात बता दूं। देखिए, आप एक शख्स है वो मुझे मुसलसल मुंह पे खड़ा होके फाशिज्म का ताना दे रहा है, तो मुझे आप इतना हक तो दीजिए कि मैं उसे कहूं कि भाई आपका ये रवैया फैशिज्म पे, मतलब मैंने आपके एहतराम में वो ट्वीट डिलीट कर दी जो आपने निशानदेही की थी, ठीक है, लेकिन मुझे आप इतना हक तो दीजिए कि मैं कहूं कि भाई एक तो आप गलत कह रहे हैं और दूसरा आपका रवैया दरअसल फैशिज्म की निशानदेही करता है। पहली तो ये बात हो गई। लेकिन देखिए, अगर वो जमहूरी कुव्वत इस सेटअप के अंदर वापसी के लिए तैयार रहती है या वो जमहूरी रवैया अपनाने के ऊपर ईमान रखती है, तो उनके लिए हुकूमत साजी का दरवाज़ा अभी भी खुला है। वो इन दोनों इत्तेहादियों में से किसी एक के साथ जाके गले लग सकती है कि यार वो पीपल्स पार्टी को कह सकती है कि पीएमएलएन ने सारी हुकूमत संभाली हुई, हम आपको वोट देते हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं लेते, हम आपको वोट देते हैं, आप हुकूमत बना लीजिए, ठीक है ना। और वो जाके पीएमएलएन को भी कह सकती है कि ये जरदारी साहब ने हमारे सदर पे कब्जा किया हुआ है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप जरदारी साहब की इम्पीचमेंट करके इनको छुट्टी करवा दीजिए, ठीक है। नहीं, लेकिन ये चांस उनके लिए एग्जिस्ट करता है। वो अगर कभी भी उनके जहन के अंदर आ जाए तो हु एम आई कि मैं उनको एक्सक्लूड करूं, ठीक है ना, मैं कौन होता हूं कि मैं उनको एक्सक्लूड करूं। उन्होंने अपने लिए तमाम जमहूरी रास्ते अपने गैर जमहूरी रवैये के जरिए बंद किए हैं। अब मैं नहीं उनके लिए कोई रास्ता खोल सकता, वो उनको ये आना पड़ेगा, ये उनके सोचने की बात है, ये उनके सोचने की बात है। लेकिन मैं तो लम्हा मौजूद में ये बात देख रहा हूं कि उन्होंने खुद को बंद कली के अंदर बंद किया है और वो कह रहे हैं कि रास्ता तो यही तो निकलेगा। और आज भी अगर वो किसी से मुज़ाकरात कर रहे हैं या किसी को मदद के लिए पुकार रहे हैं या किसी से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतें नहीं है, वो जर्नैल साहिबान है कि मेरे से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठ के मेरे से मुज़ाकरात करे, मतलब माफी मांगे मेरे को। उनके तो आशिकीन ये भी कहते थे ना कि आसिम मुनीर को और इमरान खान को एक कमरे में बंद कर दें, हाँ। और जब तक कि कोई मसले का हल नहीं निकल आता, यानी मसला क्या है, पॉप का इंतखाब नहीं है, ये पॉप का इंतखाब, यानी वो इसे पॉप का इंतखाब कहते हैं। वो जो मजहबी टच लगाते हैं अपनी गुफ्तगू में और जिस तरह वो सौदा बेचते हैं, और तौबा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकले कुफर ना बादशाह, लेकिन फिर भी मैं नकल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा जो शानदाना गुलजार साहिबा फतावा जारी करती है, ठीक है ना, मतलब उसके अंदर अगर कम अज कम भी हो ना तो वो दोहराना ही नहीं चाहता, हाँ, नहीं दोहराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन और हर दूसरे प्रोग्राम में बैठ के ये वाहियातियां वो कह करके जाती है वो खातून, और उसको छोटो मैंने ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। सर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ करो। सर बात जो है ना, जो रजी साहब की मैं तायद करूंगा, अच्छा पहली हरी जिंदगी से इख्तिलाफ करूंगा एहतराम के साथ। देखिए सर, रवैया जो है ना, रवैया वो ये बता रहा है कि जमहूरी रवैया इनका कभी नहीं रहा बतौर जमात, लोगों ने वोट दे दिया। नहीं उनका ना बेशक हो, हमें उनके साथ गैर नहीं हमें नहीं इख्तियार करना चाहिए, हमें इख्तियार नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल, हमें तो कम से कम नहीं, हम ये तो तज्जिया कर सकते हैं ना कि भाई आईनी तरीके से तहरीक अदम एतमाद को किस तरह साजिश बना के पेश किया गया। जी हम ये तो कह सकते हैं कि उन्होंने वजीर आजम हाउस के सामने खड़े होकर कहा कि वजीर आजम हाउस को गर्दन से पकड़ के बाहर निकालो। क्या कभी कोई जमहूरी मुल्क में कोई जमहूरी लीडर लश्कर लेकर इस तरह वजीर आजम हाउस में खड़े होकर कह सकता है कि इसको बाहर निकालो रात के 11 बजे और फिर जी और उसको मुज़ाकरात के लिए एक मौका सुप्रीम कोर्ट देती है कि इलेक्शन के लिए बैठकर बात करो,
वो मुज़ाकरात फाइनल हो जाते हैं, मुतालबात फाइनल हो जाते हैं, इलेक्शन की डेट तय हो जाती है, वो कहता है नहीं 13 मई तक अगर इलेक्शन असेंबली डिसॉल्व करो तो ठीक है, वरना मैं नहीं मानता, और वो सबोताज करता है। बुशरा बीबी ने डेट दी सर बात तो जिसने भी दी, सारे वो तो डेटा जिसने भी दी मशहूर ने ना, जिसने भी दी है। इवन आज जब वो जेल में पड़ा हुआ है, वहां से वो मैसेज ये दे रहा है कि जी मैंने आर्मी चीफ से बात करनी है, मैं सियासतदानों के साथ नहीं बैठूंगा। अब भी आपको मैं बात जो अपने तज्जिए की बुनियाद पर, प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन तज्जिया अगले कुछ अरसे में इमरान खान साहब डिसोन करेंगे या कम से कम डिस्टेंस करेंगे अपना गंडापुर से। गंडापुर साहब ने आज जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि जी हमने वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखनी है, हमें आप डंडे के जरिए तो आप नहीं ताबे कर सकते, लेकिन अगर आप आजी के साथ आओगे हम मरकज़ के साथ चलने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ पेशावर आया, बहुत अच्छा किया, हमारे लोगों की उसने मदद की है। ये इमरान खान की सियासत नहीं है, ठीक है। अगर बैरिस्टर गोहर ने कहा कि जी खत मैं नहीं लिखूंगा, अली जफर ने कहा मैं IMF को खत नहीं लिखूंगा, उसने रऊफ हसन को कहा तुम लिख दो, और उस खत के बाद जो चपेड़ पड़ी है, जवाबी IMF का जो खत जवाब आया, तो बात असल में तो हम तो एहतराम करते उस मैंडेट का जो लोगों ने दिया, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि मैंडेट लेकर आने वाले जमहूरी लीडरशिप जो है वो जमहूरी नहीं है। मैं MNAs को नहीं कह रहा, उनकी लीडरशिप को, वो जमहूरी नहीं है। जमहूरी सोच होती तो सऊदी अरब की मिसाल ना देता कि मुझे सऊदी अरब जैसा निज़ाम चाहिए, मुझे चाइना जैसा निज़ाम चाहिए पाकिस्तान में, मुझे ईरान जैसा निज़ाम चाहिए। हम उसकी उससे अप्रोच की वजह से इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ कर दूं, पहले इन्होंने क्लोज करा दो, इन्होंने माइंड कर जाते हैं नहीं आपस में बरने तो मार जो वजाहत साहब ने पहले बात की कि उनका ये सियासी रवैया उन्हें कहाँ ले जाएगा। अच्छा, बतौर पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने 2018 में हुकूमत बनाई, और उसी मनफी रवैये की बुनियाद पर इलेक्शन लड़के बगैर इलेक्टेबल्स के, बगैर इलेक्शन सिंबल के, उन्होंने दोबारा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए। इससे ज़्यादा कामयाबी और क्या हो सकती है? जिन लोगों ने थर्ड फोर्स बनाई उनका तजर्बा कहाँ नाकाम हुआ? वो तो उनको सूट नहीं किया, उनके गले पड़ गया, उन्हें बाकी दो पार्टियों को नाकाम ही कहते। चलें मैं उसमें मेरा पॉइंट सुन लेना कि उन दो पार्टियों को डिसक्रेडिट करा के एक नया जो जन खड़ा किया था वो तो उन्होंने कर लिया कामयाबी से, जिसके 2018 में भी हुकूमत बनवा दी और 2024 में भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो उनका तजर्बा बड़ा कामयाब रहा, उनका वो नफरत का बयानिया बिक रहा है, मनफी से ही। मनफी चीज़ें भी तो होती हैं ना दुनिया में, हम देख रहे हैं। हाँ, सियासी उसलिए या जमहूरी इसलिए नहीं कह सकते कि वो वोटिंग प्रोसेस से तो आए हैं, लेकिन जिस बुनियाद पर, जिस नफरत की बुनियाद पर उन्होंने वोट लिया वो जमहूरी नहीं है। और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दे पुराने कि वो कैसे हुआ था, अदम एतमाद कैसे हुई, असम्बली तोड़ी, स्पीकर ने क्या रोल प्ले किया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करने के बजाय इमरान खान साहब ने उसको एंडोर्स किया और उन्होंने कहा कि अगर दोबारा हुआ तो हम फिर ऐसे ही रिएक्शन देंगे। ठीक है, उस शख्स को कैसे जमहूरी कहा जा सकता है? ये जमहूरियत कहाँ से आ गई? और इससे पहले भी बार बार उनका वो लोगों को कहना कि हुंडी के जरिए पैसे भेजे, गैर कानूनी कामों पे उकसाना, लोगों को कहना कि इनके बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, ये धमकी देना कि हमारे जो मुखालफिन है सियासी उनके बच्चों के स्कूलों में जाके उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे, मुकद्दस मकामात पे खड़े होकर लोगों को गालियाँ निकालना, हमले कराना, लोगों को गालम गलोच कराना, ये सारी नफरत का जो बयानिया था, इसमें जमहूरियत कहाँ से आ गई? तो जमहूरी लिबादा ओढ़कर अगर कोई मिलिटेंट ग्रुप या अगर कोई शिद्दत पसंद ग्रुप अगर वोट ले ले, 4 सीटें जीत ले या ज्यादा जितनी भी कर ले, तो हम उसको जमहूरी तो नहीं कहेंगे। अच्छा, चलिए, तो इस वजह से उसको जमहूरी नहीं कहते। मुझे थोड़ा सा मसला हुआ। चलिए, अच्छा, इजाजत दें। जी भाई देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब की जो ज़ात है ना, उनकी सियासत तो वहीं खड़ी है जहाँ नूरुल्लाह साहब फरमा रहे हैं। हाँ, बल्कि मसला ये है कि जो उनकी जमात के लोग हैं, जिनके एक पॉलिटिकल बेस है, और इस मुल्क में एक तारीखी रवायत भी है, असेंबलियों में आगे बैठ गए रवायत है, असेंबली में आगे बैठ गए हैं। मेरा ये कहना ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान साहब की ये मनफी सियासत इमरान खान की ज़ात को इरेलेवेंट करेगी, लेकिन वो जो सियासी धारा है उसे अपने आप को अकोमोडेट करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी सियासत में। जी, हमें उसको वेलकम उस वक्त करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान लेकिन 9 मई वालों को वज़ीर आला बना के वेलकम नहीं करना चाहिए। नहीं, 9 मई वालों को किसने, हमारे पास क्या सबूत है कि बनाया है? हमारे पास क्या सबूत है कि बनाया है?
अच्छा नहीं, इवन आज भी उनको तमाम फोर्सेस ने वेलकम कहा पार्लियामेंट में। हाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि आप आगे मिलकर चलते हैं, हाँ बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम आपके साथ हैं, चलते हैं, आपके साथ जो जाती होगी। लेकिन मसला ये है कि वो हाईजेक है उस लीडर के। असद कैसर साहब वो चल असद रही है, असद कैसर साहब कह रहे थे कानूनी ऑप्शन हमारे बंद किए गए तो हम सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। वो तो ठीक है, वो भी एक जमहूरी ऑप्शन है सड़कों पर ओके आना। नहीं नहीं यार, अगर आपने अच्छा नहीं यार, ये सड़कों पे आना एक कड़ी मतलब फॉर गॉड से नहीं नहीं ठीक है। नहीं ये मैं तो नहीं समझता कि जो हमारे यहाँ सड़कों पे आने का जो कल्चर है वो जमहूरी है कि रास्ते बंद कर दें, सड़कें रोक लें, मुल्क मफलूज कर दें। मैं इस सेंस में कह रहा था कि ये कोई तरीका नहीं। अच्छा अगली जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई अभी, वो जो अहद हाजिर के शेख रशीद हैं गेट नंबर 4 वाले, फैसल वाडा साहब, जी जी फैसल वाडा साहब अभी कह रहे थे, मैंने वो खबर मेरी नज़र से गुजरी है कि जी 9 मई की माफ़ी कोई नहीं, ना डील है ना ढील है। मतलब वो जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ अगले ने कह ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਆਂ ने, तो उसको मैं फैसल वाडा साहब को ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाह रहा, मैं वैसे मैंने गुस्सा चढ़ गया यार बस करो यार। देखिए ना वो, अच्छा अब खान साहब ने जो पैंतरा बदला है उसकी क्या कॉनोटेशन है? जो कह रहे हैं मैं तईद करता हूँ, ठीक है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा गया है, ये आप इसको किस जुमरे में लेते हैं? मैं सर मुख्तसरन जी सर इमरान खान साहब जो है उनको तवक्को थी कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, वो सोगा विला कड़ लागे। हाँ खान साहब को तवक्को थी कि 8 फरवरी को मुझे इतना वोट पड़ जाएगा, मेरी हुकूमत बन जाएगी, ठीक है। जिस दिन हुकूमत बननी थी उस दिन के बाद इमरान खान साहब की वो थॉट प्रोसेस शुरू होना था ना, हाँ। थॉट प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है, ठीक है, उधर नहीं शुरू हुआ जहाँ हमारे दोस्त कहते हैं, हाँ। इधर शुरू हो गया हुआ है, ठीक है। अब वो जो आए अपना कहा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने कि जी 9 मई वालों को तो कोई बख्शिश नहीं है, उनको तो कानून के कटड़े में और इंसाफ के कटड़े में लाया जाएगा। वो कह रहे जी बिल्कुल बिल्कुल ले आओ। पहले जो नूरुल्लाह साहब ने बात की, पहले लबोलेजा क्या था, दोबारा ये रिएक्शन आएगा, अगर मुझे कमांडोज गिरफ्तार करेंगे तो मेरे लोग फौजी छावनियों में नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे, ओन करते थे। या अगर बहुत बचने की कोशिश करते थे तो मेरे खिलाफ साजिश हुई, हम तो थे ही नहीं। अब वो कह रहे हैं कि फड़ो, हाँ जी हाँ, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हुआ, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन। अब क्योंकि उनको पता चल गया है, गर्मियाँ भी आ गई हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, शहबाज शरीफ साहब शायद इतने सख्त ना हो जितनी मरीम नवाज नहीं है। अडियाला मरीम नवाज के पास है, तो जो वज़ीर दाखिला भाई ना वो आ गए, फिर मोहसिन नकवी आ गए, तो फिर तो कोई गल नहीं, फोन बज रहा है भाईजान दा, अपना कन्ना नू लाया है ना उन्होंने, नहीं मेरा बज रहा है, आपका बज रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब आने वाले हालात जो है ना, वो क्या एक शेर है, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हैं। वो घड़ी आने वाली है, गर्मियां हैं। कल आपने देखा, कल आपने देखा कोई 3 दहशतगर्द भी पकड़े गए, और वो अडियाला के नक्शे भी पकड़े गए। अडियाला तो गैर महफूज है, अडियाला तो करना पड़ा, ठीक है। तो हो सकता है कि मच ले जान, सखर ले जान, सखर दी गर्मी 50 डिग्री, मच से गर्मी नहीं होती शायद इतनी हो, 54 बहुत ज्यादा होती है, सखर 54 मच का, तो मच ले जाए। तो अब वो यहाँ से उनको मूव होना है, जब मूव होंगे तो उसके बाद अब उनको अंदाजा हो गया कि अब कुछ सीरियस होने जा रहा है, वो क्या तब मजीद सख्ती होगी। हाँ, इसलिए वो तायद कर रहे हैं। इसमें आपने सवाल क्या किया था भला? कि 9 मई की तायद क्यों कर रहे हैं अपना कोर कमांडर के नाल इत्तेफाक करी जा रहे हैं। देखिए 9 मई के एलामिये की तायद जो है या जो भी है, मुझे जिस बात के ऊपर सबसे ज्यादा इतराज है, मैं पहले भी उसका इजहार कर चुका हूँ, सवाल की थी भला तायद क्यों इमरान खान ने पैंतरा क्यों? हाँ, इमरान खान साहब जो हैं वो लोगों को वो इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन के अंदर, वो बहुत सारा डिस्टॉर्शंस क्रिएट करते हैं। वो एक वक्त के अंदर 4 बातें कहते हैं ताकि उनके मुखालफिन जो हैं वो तशकीक के अंदर मुब्तला हो जाएं और वो कोई अपनी स्ट्रेटजी तरतीब ना दे सके। माइंड गेम, इसको वो माइंड गेम कहते हैं, इसको आप यू टर्न कहते हैं, वो एक बड़े लीडर की पहचान कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने माइंड गेम के अंदर एक और फीलर फेंका है कि इसको कौन पिक करता है। अच्छा, सामने बैठी हुई सारी पार्टियां जो हैं वो इस बात पे मुतफिक हैं कि ये जो कुछ मर्जी कहे, अब इसका कोई फिलर नहीं पकड़ा जाएगा। अब हमने इलेक्शन करवा के और इसको वो करना है, एक तो ये बात हो गई। वो क्या करना है? वो
मतलब अब इसको इलेक्शन करवा के फिर इससे कोई बात करनी है। आप शेर अब्दुल मरवत से मुतासिर तो नहीं है उनकी तरह, वो लगे वो नहीं, असल नहीं, बात बताते नहीं है, वो कर रहा है, खुदा वो क्या कर रहा है। खुदा का खौफ करें यार, आप मुझे जिससे मर्जी मिलाएं, शेर अफजल मरवत से तो ना मिलाएं। दलेरा आदमी से नहीं सर, ये तो ज्यादती वाली बात है। मैं एहतजाजुल माइक दे रहा हूं। अच्छा सर, इमरान खान साहब का ना वो ये जो कॉन्सेप्ट है कि एजाजुल एहसन ने बनना था चीफ जस्टिस, वो तो मुद्दत पुरानी बात हो गई। अच्छा, उसके बाद इंतखाबात होने थे, उसके भी नताइज आ गए, असम्बली भी बन गई, उसके बाद वो ख़त लिख रहे हैं IMF को, उसका भी जवाब तो आ गया। वो एक अलग मतलब वो अपनी रविश पे कायम है। ये जो बयान है ना, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो 9 मई के वाक़यात वो एलामिया की तायद कर रहे हैं अगर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की ना, अगले दिन वो दोबारा दूसरा बयान दे देंगे, उनके लिए ये मसला नहीं है। और उनसे 1% भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो इस किस्म की बात, कोई सेंसिबल बात करेंगे जो इस मुल्क के मुफाद में हो। उनका सारा बयानिया ही जो है वो नफ़रत पे, इंतशार पे, दहशतगर्दी पे, इंतहा पसंदी पे खड़ा हुआ है। वो उससे हट नहीं सकते। वो तो वो शख्स हैं जो दूसरों से हाथ नहीं मिलाते। प्राइम मिनिस्टर थे तो अहम तरीन जो मीटिंग्स थी कौमी सलामती के हवाले से, उसमें नहीं आकर बैठना पसंद करते थे क्योंकि दूसरे सामने, तो उस शख्स से ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। हाँ, जो दीगर मसाइल हैं उसके लिए चूँकि उन्हें अभी तक सपोर्ट मिल रही है, उन्हें हेल्प मिल रही है, उन्हें फेवर्स मिल रही हैं, उसकी वजह से वो ज़रा चौड़ हुए हैं। अच्छा, बाकी उन्हें मच ट्रांसफ़र करें, उन्हें सिब्बी भेज दें, जहाँ मर्जी भेजें, ये बिल्कुल गलत बात है कि वहाँ गर्मी ज़्यादा है। बतौर साबिक वज़ीर आज़म एक मुलजिम के, एक मुजरिम के जो हुकूक हैं वो उन्हें मिलने चाहिए, लेकिन वो एक्स्ट्रा अयाशी वाला नहीं होना चाहिए कि देसी कुकर देसी घी में पका के 6 कमरों का वो जिम्नेजियम बना के दे रहे हैं। अगर तो ये आइन में और कानून में लिखा हुआ है कि साबिक वज़ीर आज़म को देना, फिर तो दे दें, और अगर नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ जो पहले 6 दिन सलूक हुआ था कि अगर पंखा नहीं था और तकिया नहीं था, ये चीज़ें थी, 100% गलत था। तो अगर इस तरह वो चाहे इमरान खान के साथ हो, वो चाहे किसी काले चोर के साथ हो, मेरा मतलब चाहे इमरान खान के साथ हो या जिसके साथ मर्जी हो, वो गलत बात है। आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। उन्हें सजा हुई है। आपने इमरान खान का कंपैरिजन काले चोर से क्यों किया? फिर मैंने इसलिए वापस ले लिया क्योंकि काला वो छोड़ दे चले। हाँ, छोड़। तो मसला मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको बतौर साबिक वज़ीर आज़म जो राइट्स मिलते हैं आइन और कानून के मुताबिक वो मिलने चाहिए। लेकिन वो जो 2 नंबरी है ना कि मर्सिडीज़ में लाया जा रहा है, उनको ना किसी ने पूछा ना अभी तक, इस वजह से उसके हौसले बुलंद है। वो समझता है अभी तक उसको फेवर्स मिल रही हैं। ये रोज़ाना जो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, मतलब कौन से मुजरिम होते हैं जिनके रोज़ बयानात इशू हो रहे होते हैं, वहाँ से मज़ामीन लिखे जा रहे हुए हैं, चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं, थोड़ा सा ना कुछ हो रहा है कहीं। वो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें तो सुनने में सिर्फ ये आता है ना कि 9 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन 9 मई वाले वज़ीर आला बन गए हुए हैं। तो फिर पता नहीं किसको नहीं छोड़ना। वो तो फिर अच्छा जो बाकी थे किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर आ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, नहीं वो कोई उस पर नहीं एक्शन हो रहा। अच्छा, ये उसका के नजदीक फुसफुसा सा इलामिया बहुत अच्छा है, इलामिया बहुत अच्छा है, अमल कोई नहीं हो रहा है। और उसकी वजह से उसकी वजह से उसकी वो जो इम्पोर्टेंस या उसकी सिग्निफिकेंस ख़त्म होती जा रही है। और दूसरा बयानिया जो है कि वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसकी कोई हकीकत ही नहीं है, उसको तकवीत मिलती जाएगी। 9 महीने गुजर गए हैं, उस पर किसी को सज़ा नहीं हो रही है। बस सज़ा देने के बजाय हमने उन्हें वज़ीर, एक बंदे को आज तक सज़ा हुई है सिर्फ 9 मई के वाक़यात पे, डीसी जी डीसी को। लेकिन यार क्या कमाल का वो ऑफिसर है, उसने जिस ग्रेसफुली रिएक्ट किया है। वो जब एक सहाफ़ी ने उससे सवाल पूछे हैं जी, तो मतीउल्लाह जान साहब की तैयारी नहीं थी, उसने 3 जगह उन्हें टोका जहां पर मतीउल्लाह जान साहब गलत थे, लेकिन कहीं उसने तंज नहीं किया, कहीं गुस्सा नहीं दिखाया, कहीं कोई वो बदजुबानी नहीं की, कोई नेगेटिव बात नहीं की, बड़ा ग्रेसफुली उसने जवाब दिया। कानून और आइन के मुताबिक उसने कहा अदालतों का फैसला हम मानेंगे, जो अदालत कहेगी वो होगा। जबरदस्त उसका रिएक्शन था। मुझे लग रहा था कि बिल्कुल मोहम्मद साहब की बातें सुन ही नहीं रहे, मुझे लग रहा था सुन रहे थे, मुझे लग रहा था उसको अहमियत नहीं दे रहे। नहीं अच्छा बात, आप देखिए ये यार आपस ही लड़ो यार, उन्होंने कहा था ना यार। अच्छा चलो, अच्छा देखिए ना, एक तो चीज़ है गर्मी की, हो सकता वहाँ एयर कंडीशन मिल जाएगा। ये जो रोज़ाना अडयाला जेल में कोर कमेटी होती है ना सर, वो सक्खर में भी नहीं होगी,
बच्चे जेल में भी नहीं होगी। यहाँ भी नहीं होनी चाहिए, क्यों होती सुन है? तो अब मेरी गुजारिश सुन ले ना, क्या आइन में इजाजत है? मेरी गुजारिश सुन ले, जो पॉलिटिकली एक सोचा जा रहा है मुलाकात होनी चाहिए, 1 मिनट नहीं होगी, क्योंकि मच जाने के लिए ना, मच जाने के लिए पहले यहाँ से कोयटा फ्लाइट पकड़े, और कोयटा रोजाना फ्लाइट नहीं होती, पहले कोयटा पहुंचे या बाहर तो मच जेल के बाहर डेरा लड़ने सर नहीं मच जेल के बाहर डेरा, क्यों अटक गए मच पे? मैं आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ करते चले जाओ आगे 4 मैं बात तो मेरी सर, मैं तो ये नहीं कह रहा कि उसको अलाउ नहीं करेंगे, सुन ले, हौसला करें, मतलब वजाहत साहब ने आपकी बात नहीं सुनी, मैंने गौर से सुनी है। अच्छा हाँ अच्छा सर यहाँ से, क्योंकि उनकी पार्टी पंजाब और केपीके पर मबनी है, सही, यहाँ से उठकर जो लोग, जो वकील हैं उनके, कोयटा पहुंचे पहले एयर बायर, वहां से फिर आगे 4 घंटे है मैच, वहां जाना, यानी 1 रात उनको स्टे करना पड़ेगा कोयटा में, मोटरवे भी नहीं है, और मोटरवे भी नहीं है, बाय रोड तो सेफ भी नहीं है जाना। अच्छा फिर सखर इवन लाहौर से निकले तो भी आपको 8 घंटे लगेंगे बाय रोड, रोजाना फ्लाइट सखर नहीं है, इस्लामाबाद से निकले तो 12 घंटे लगेंगे। तो ये जो रोजाना की सियासी अयाशी है ना वहाँ पे, वो दस्तयाब नहीं टीवी नहीं देखना, ठीक है। तो जो कहीं ना कहीं सोच है ना कि इनको यहाँ से मुंतकिल करें, उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ एयर कंडीशन नहीं देंगे, या वहाँ उनको बाकी मुर्गे नहीं देंगे, या देसी बकरे नहीं देंगे, नहीं, वहाँ पर फ्रीक्वेंटली उनकी मीटिंग्स नहीं हो सकेंगी लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से, यानी वो पॉलिटिकली डिसफंक्शनल हो जाएंगे। हाँ अच्छा बस जी, मेरा ख्याल है हाँ बहुत होगी गुफ्तगू इस पर। नहीं विजाज साहब ने नहीं कुछ कहना, मैं कुछ कहना है, और मैं कहना कि इंशाल्लाह अगले जुमे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।